जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग वही ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे वृंदिष्ट संतोष अधिनियम 1963 का। इससे संबंधित धारा 25 तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 8 वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है और ये आज का 9वां वीडियो होगा, जिसमें अधिक से अधिक विषय को हम लोग समाहित करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यदि आप परीक्षार्थी हैं लोअर डिवीज़न के या हायर जुडिशरी के, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक संदेश है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर खासकर यूपी लोकल लॉ से संबंधित समग्र वीडियो अपलोड कर दिया है। बाकी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला है और भारतीय न्याय संहिता नया वाला है, या चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उससे भी संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया है जो कि खासकर परीक्षा उपयोगी है। आइए विषय पर। आज हम लोग अध्याय 3 जो चैप्टर 3 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा संविदा के संबंध में। यहाँ क्या हम लोग देखेंगे लिखितों के संबंध में, मैंने जो इंस्ट्रूमेंट है उसके संबंध में कि क्या क्या हो सकता है, क्या इंस्ट्रूमेंट का भी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने संविदा का देखा था कि परफॉर्मेंस न्यायालय कैसे कराएगी, कब कराएगी, किन मैटर में कराएगी, कब नहीं कराएगी, तो इन सब चीज़ों को देखा था हमने। अब क्या कोई लिखत है, डॉक्यूमेंट है, तो क्या उसका भी फेरफार या संशोधन कराया जा सकता है क्या न्यायालय से? कब जो है क्या नाम है कि कोई इस तरह का मतलब लिखत है जिसका बिना संशोधन किए उसका कंप्लायंस कराना संभव नहीं है, या कोई इस तरह का लिखत है जिसका कंप्लायंस कराने के पहले संशोधन करना जरूरी है, तो उसका यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। धारा 26 स्पेशली कह रहा है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, यानी कि लिखते जो हैं, यानी कि जो लिखित में कोई चीज़ लिखा जाता है, चाहे वो संविदा हो, चाहे आपका समझ लीजिए विक्रय विलेख हो, कोई भी लिखत की बात कह रहा है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, कब जो है लिखत परिशोधित किया जा सकेगा। तो पहला ये कह रहा है, इसका उदाहरण है कि व्हेन थ्रो फ्रॉड आर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये बात कर रहा है कि जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा, मतलब कोई ऐसा लिखित संविदा है जो कि किसी पार्टी के म्यूचुअल मिस्टेक से, यानी कि आपसी पारस्परिक भूल के कारण अथवा कपट के कारण क्या हो गया है, अथवा अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट एक्सप्रेस दियर रियल इंटेंशन देन। देखिए ये एक चीज़ को छांट दे रहा है, जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसको करे कि उस तरह का जो संगम अनुच्छेद है उसको छोड़ करके किसी प्रकार का लिखत यदि कपट के द्वारा या पार्टी के किसी पारस्परिक भूल के कारण कोई ऐसा मतलब ऐसा है कि उसका जो संविदा है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका वास्तविक आशय व्यक्त नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे कुछ लिखा गया है और लिखने का आशय, जैसे एक उदाहरण दे करके हम समझाना चाहते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप जब पढ़ेंगे तो एक जगह आप धारा 92-93 में उधर देखेंगे 94 में कि किस चीज़ों का साक्ष्य दिया जा सकता है, किन डॉक्यूमेंट का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई चीज़ लिखित में है और लिखित में और उसके आशय को अक्षर से लागू होता है तो उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई कहता है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा 10 रुपये में आपको दिया जा रहा है और उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें समस्या फंस रहा है कि किस सफ़ेद घोड़े की बात कर रहा है, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ एक ही सफ़ेद घोड़ा है और उसी सफ़ेद घोड़े के बारे में बताया गया कि 10 रुपया में बेचा जा रहा है, तो अब उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। वही ये कह रहा है कि कंपनी का जो संगम अनुच्छेद है उसको छोड़ करके, अगर उस तरह का कोई लिखित है तो उसको छोड़ करके कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, संविदा का कोई ऐसा लिखत है जिसमें कोई उसका असली आशय प्रतीत नहीं होता है, तब ये कह रहा है कि अदर पार्टी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट ए सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड।
पहला इसका कह रहा है खंड क कि दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखत को परिशोधित कराने का वाद संसिद्ध कर सकेगा। बी कह रहा है इसका कि द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। दूसरा कह रहा है कि वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखत के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद्य हो अपने वचन में दावा कर सकेगा कि लिखत परिशोधित की जाए। सी इसका कह रहा है कि ये डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज इज रेफर्ड टू इन क्लास बी में इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा इसका ग जो है कह रहा है सी कि ऐसे किसी वाद में जैसा खंड क में निर्दिष्ट है प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसकी उपलब्धता हो लिखत को परिशुद्ध करने का भी मांग कर सकेगा। मतलब जो डिफेंडेंट का राइट होता है जो हम लोगों ने धारा 9 में देखा है, धारा 10 में देखा है, तो उसको ये कह रहा है कि इसके उसका जो राइट है, राइट के अतिरिक्त ये सब इसको किसी इंस्ट्रूमेंट का जो वादी द्वारा सूट दाखिल किया गया उसको रेक्टिफिकेशन का भी मांग कर सकता है। अब धारा 2 कह रहा है कि इफ इन एनी सूट इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज sought to be rectified under subsection 1 the court find that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith and for value। अब उपधारा 3 एक और बात कर रहा है कि उपधारा 2 इसका कि यदि किसी वाद में जिसमें संविदा या अन्य लिखत का उपधारा 1 के अधीन परिशोधित करना इच्छित हो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कपट या भूल के कारण वह लिखत पक्षकारों का वास्तविक आशय व्यक्त नहीं करती तो जहां तक परिव्यक्तियों द्वारा सद्भावनापूर्वक और मूल्यांकन अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया जा सके न्यायसंगत स्वविवेक में लिखत को ऐसे परिशोधित करने का निर्देश दे सकेगा जिससे वह आशय व्यक्त हो जाए। मतलब इस उपधारा 2 में उस तीसरे पक्षकार को भी जो कि उसमें एक प्रकार से इंटरेस्टेड हो गया है और वो मूल्यवान प्रतिफल के माध्यम से हुआ है तो उसके हितों को भी ध्यान रखते हुए, और वो गुड फेथ में आया है, उसको नहीं पता था कि इसका जो है इंस्ट्रूमेंट में इस तरह की कमियां हैं, तो यहाँ पे उसके भी राइट को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहा है कि अगर उसके राइट पे किसी प्रकार का मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है तो न्यायालय का विवेकाधीन होगा कि न्यायालय इसमें इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफाइड करे। तीसरा कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced। ये कह रहा है कि उपधारा 3 इसका है कि लिखत संविदा पहले परिशोधित की जा सकेगी और तब यदि परिशुद्धि का दावा करने वाला पक्षकार ने अपने वचन में ऐसी प्रार्थना की हो और न्यायालय ठीक समझे तो वह विनिर्दिष्ट परिवर्तित की जा सकेगी। मतलब एक साथ दोनों का एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि पहले परिशोधित किया जाए इंस्ट्रूमेंट को और उसके बाद इसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए। यही ये बात करें उपधारा 3। अब उपधारा 4 जो है जो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं वो कह रहा है कि नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। जब तक स्पेसिफिकली क्लेम्ड नहीं किया गया है वादी द्वारा तब तक न्यायालय द्वारा इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए रिलीफ नहीं दिया जाएगा। फिर प्रोविजो इसका आपको ऑप्शन दे रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी हैज़ नॉट क्लेम्ड एनी सच रिलीफ इन हिज प्लीडिंग the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading on such terms as may be just for including such claim। अब यहाँ पे फिर एक क्ल्यू दे दिया कि परंतु जहाँ की किसी पक्षकार ने अपने वचन में किसी ऐसे संतोष का दावा न किया हो वहाँ न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में ऐसे दावे को
अंतर्गत करने के लिए अभिवचन को संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जो न्याय संगत हो। अब ये तो हो गया धारा 26, जिसको हम लोगों ने देखा कि कब जो है एक इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। अब धारा जो 27 है ये भी बड़ा रोचक है। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन रेसिशन में बी एडजर्ड आर रिफ्यूज्ड, यानी कि विखंडन कब न्यायनिर्णित या नामंजूर किया जा सकेगा। अब संविधाओं का अगर कोई विखंडन कराने के लिए न्यायालय में जाता है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा निगेटिव वर्ड में है। ये नहीं कह रहा है कि ग्रांट कब किया जाएगा, ये कह रहा है कि कब उसको रिफ्यूज किया जाएगा या जो है न्यायनिर्णित किया जाएगा विखंडन का। तो ये कह रहा है कि व्हेन रेसिशन में बी एडजर्ड आर रिफ्यूजेड। उपधारा 1 कह रहा है कि एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट में शू टू हैव इट रेसाइंड एंड सच रेसिशन में बी एडजर्ड बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली। करा किसी संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडन कराने के लिए, यानी कि जो संविदा है उसको विखंडन कराने के लिए वाद ला सकेगा, और ऐसे विखंडन निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित किया जा सकेगा। अर्थात वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल आर टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, मतलब कि जहाँ की संविदावादी द्वारा सुनकरणी या प्रवेश्य हो, इस टाइप का हो, उस कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा, उस संविदा को या तो रेसिशन करेगा या जो है एडजर्ट करेगा। बी कह रहा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर काजेज नॉट अपरेंट ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम दैन द प्लेंटिफ। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जहाँ की संविदा ऐसी हेतुकों से विधि विरुद्ध हो जो उसके देखने से ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। मतलब कि इसमें कोई इस तरीका का मिस्टेक हुआ है जिसमें कि प्रतिवादी का ज़्यादा रोल है उसको गलती करने में वादी के बजाय। अब उपधारा 2 कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो उपधारा 2(1) में 2 कंडीशन बताया गया है कि कब किया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा, वहीं पे उपधारा 2 इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है, ABCD के रूप में कह रहा है कि वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई जहाँ वादी ने व्यक्त या विवक्षित रूप से संविदा को अनुसमर्थित कर दिया है, मतलब भले ही वो गलत हुआ हो लेकिन वादी ने ही उसका समर्थन कर दिया है कि चलो भाई ठीक है, तो उस कंडीशन में न्यायालय कहेगी कि अब जब तुम ही लोग राजी हो तो इसमें हम क्या करें। बी कह रहा है कि वेयर ओनिंग टू द चेंज द सर्कमस्टेंसेज व्हिच हैव टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट not being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be subsequently restored to the position in which they stood when the contract was made। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जहाँ की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा के किए जाने के पश्चात, और ब्रैकेट में जो बता रहे कि स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं हुआ है, हो गई हो, पक्षकारों को उसी स्थिति में सारता प्रत्यावर्तित न किया जा सके जिसमें वे सब थे जब संविदा की गई थी, तो उस कंडीशन में भी कोई संशोधन नहीं होगा। सी कह रहा है कि वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू। अब सी कह रहा है कि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जहाँ की संविदा के अस्तित्व के दौरान पर व्यक्तियों ने सद्भावना सूचना के बिना और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया हो, यानी कि प्रतिफल प्राप्त कर लेने के पश्चात, तब उस कंडीशन में भी ये कह रहा है कि न्यायालय इसमें संशोधन का नहीं करेगा, विखंडन नहीं करेगा, संशोधन करें, विखंडन नहीं करेगा उस संविदा का। अब डी कह रहा है कि वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंड
and such part is not servable from the rest of the context। जो आखिरी इसका है भी कह रहा है कि जहाँ की संविदा के केवल एक भाग का ही विखंडन निष्पन्न हो और ऐसा भाग संविदा के शेष भाग से पृथक न किया जा सकता हो, तो उस कंडीशन में भी न्यायालय विखंडन का आदेश नहीं देगा। जहाँ शब्द हमने जो है संशोधन का इस धारा के लिए प्रयोग किया है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके जगह पे आप लोग विखंडन समझिएगा, क्योंकि टंग्स मिस्टेक है ये। तो इस धारा में ये कह रहा है कि किसी संविदा का विखंडन कब होगा, तो उपधारा 1 में 2 कंडीशन बताया ए और बी, और उपधारा 2 कह रहा है कि ये 4 कंडीशनों में यदि आता है तो उसमें विखंडन के लिए आदेश नहीं करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि इन दिस सेक्शन कॉन्टेक्ट इन रिलेशन टू द टेरिटरीज टू विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट एक्सटेंड मीन्स ए कॉन्टेक्ट इन राइटिंग। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि धारा में संविदा से होने वाले क्षेत्रों के संबंध में जिन पर संपत्ति अंतरण अधिनियम का विस्तार नहीं है लिखा संविदा प्रेत है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा धारा 25, 26 और 27 में कि किस तरीके से किसी संविदा का संशोधन हो सकता है और किस तरीके से किसी संविदा का विखंडन हो सकता है। अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि जहां संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनके निर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी है और उसका पालन होना संभव नहीं है, तब उस कंडीशन में कैसे विखंडन कराया जाएगा। तो चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, धारा 28 को हम लोग देखेंगे और फिर धारा 29 में हम लोग देखेंगे कि निर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन की जो अनुकल्पित प्रार्थना किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा। मतलब अगर जो एक प्रकार से आप विखंडन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसके साथ साथ विनिष्ट पालन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, धारा 29 में ये बताया गया है कि विखंडन आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपने आवेदन किया है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संभव नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में विखंडन का भी आवेदन किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम 2-3 धाराओं को दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।